मेले में रिंग टॉस का खेल खेलते समय मुझसे गलती से एक रिंग वहां तमाशा देख रही कॉलेज की खूबसूरत लड़की के ऊपर जा पड़ी। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैंने दोबारा एक रिंग फेंकी तो वह जाकर लड़की की गोद में बैठे बिल्ली के बच्चे पर जा पड़ी। दुकानदार मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे नौजवान, कहीं तुम्हारी नजर इस खूबसूरत लड़की पर तो नहीं है? आज मेरी दुकान की जो भी चीज रिंग में आ जाए तुम उसे अपने साथ ले जा सकते हो। लड़की शर्म से लाल हो गई और उसने बिल्ली मेरे हाथ में थमा दी। बिल्ली तुम ले जा सकते हो लेकिन मुझे नहीं। लेकिन बाद में वही लड़की गुस्से में अपनी गोद में जगह घेर कर बैठे बिल्ली के बच्चे को बाहर फेंक देती है। पहले तुमने मुझे रिंग में जीता था, अब इस बदमाश बिल्ली को यहाँ से भगाओ और मुझे अपने साथ ले जाओ। कहानी शुरू होती है चीनी नववर्ष के दौरान लगे एक मंदिर मेले से। रिंग टॉस वाले स्टॉल के सामने लोगों की इतनी भीड़ थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ज्यादातर नौजवान वहाँ खेल से ज्यादा एक खूबसूरत लड़की को देखने के लिए जमा हुए थे। मैं भी भीड़ में तमाशा देखने पहुंच गया। तभी मेरी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की बाई निंगबिंग पर पड़ी। आराम से रेलिंग से टिकी हुई थी और उसकी गोद में एक बड़ी सी बिल्ली थी। वह बस हाथ घुमाकर रिंग फेंकती और बांस की रिंग बिल्कुल निशाने पर जाकर गिरती। हर बार एक सामान जीतते ही आसपास तालियों और सीटियों की आवाज गूंज उठती। कुछ ही देर में उसके पैरों के पास रखा प्लास्टिक का थैला इनामों से पूरी तरह भर चुका था। दुकानदार परेशान होकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, सुंदरी, अब बस भी कीजिए, मेरी दुकान खाली हो जाएगी। बाई निंगबिंग ने शांत स्वर में कहा, मैंने 50 रिंग खरीदी हैं, अभी तो सिर्फ 20 ही फेंकी हैं। कोई बात नहीं, बाकी पैसों का मैं आपको रिफंड कर देता हूँ। बाई निंगबिंग की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो दुकानदार फिर मुस्कुराते हुए बोला, असल में हमें बाकी लोगों को भी खेल का थोड़ा मौका देना चाहिए। इतना कहते ही उसकी छोटी छोटी आंखें इधर उधर घूमी और आखिरकार उसकी नजर मुझ पर टिक गई। वो सामने वाला हैंडसम लड़का काफी देर से इसे देख रहा है, जरूर इसका भी खेलने का मन हो रहा होगा, आप इसे थोड़ा मौका दे दीजिए। उसकी बात खत्म होते ही बाई निंगबिंग ने धीरे धीरे मेरी तरफ सिर घुमाया। हमारी नजरें मिली। मैं घबरा कर आधा कदम पीछे हट गया और ऐसा दिखाने लगा जैसे मैंने दुकानदार की मदद की गुहार वाली नजर देखी ही नहीं। आप खेलती रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाई निंगबिंग हल्के से मुस्कुराई और हाथ में पकड़ी बांस की रिंगों का एक गुच्छा सीधे मेरी ओर बढ़ा दिया। मैं तुम्हें खेलने का मौका देती हूँ, कहकर वह उस बड़े से बिल्ली के बच्चे को गोद में लिए टहलता हुआ एक तरफ खड़ा हो गया। इतने लोगों के सामने अब मैं भी मजाक का माहौल खराब नहीं कर सकता था, इसलिए मजबूरी में निशाना लगाना शुरू कर दिया। पहला छल्ला पूरी तरह चूक गया, दूसरा छल्ला बिल्कुल सही निशाने पर गया और बाई निंगबिंग के पैरों के पास रखे प्लास्टिक के थैले में जा पड़ा। तीसरा छल्ला सीधा जाकर बाई निंगबिंग की गोद में बैठी बिल्ली की गर्दन में अटक गया और चौथा छल्ला तो सीधे बाई निंगबिंग के सिर पर जा गिरा। वह पूरी तरह नीचे तक भी नहीं गया और उसके बालों में ही फंस गया। मैंने घबराकर लार निकली और छल्ला निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। अगर मैं कहूं कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी? बाई निंगबिंग मुझ पर यकीन करती है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं था, लेकिन आसपास खड़ी भीड़ तो बिल्कुल भी यकीन करने वाली नहीं थी। भीड़ में से न जाने किसने जोर से चिल्लाकर कहा, जिस चीज पर छल्ला पड़े उसे लेकर जाना पड़ेगा। तमाशा देखने के लिए बेचैन भीड़ ने तुरंत एक सुर में चिल्लाना शुरू कर दिया, सीधे लेकर जाओ। भाई, निशाना तो कमाल का है, मुझे तो लगता है तुमने जानबूझकर उस खूबसूरत लड़की को निशाना बनाया था। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मेरे कान शर्म से लाल हो गए। मैं तो बाई निंगबिंग की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। पहले इसे मेरे सिर से निकालो अभी। मैंने घबराते हुए उसके सिर से बांस का छल्ला उतारा। अगले ही पल मेरी बाहों में एक मुलायम सी फर वाली गेंद आ गिरी। मैंने नीचे देखा तो बाई निंगबिंग की वही बिल्ली बड़ी मासूमियत से मेरी तरफ घूर रही थी। मैं और वह एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे। बाई निंगबिंग ने हाथ में पकड़े बांस के छल्ले को लापरवाही से घुमाया और उसके होठों पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान उभर आई। बिल्ली को तुम ले जा सकते हो, लेकिन इंसान को ले जाने का सवाल ही नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे जोर की खांसी आ गई। मैंने बस सिर हिलाते हुए कहा, वो तो स्वाभाविक है, पूरी तरह समझ गया। कहते ही मेरा मन हुआ कि खुद को एक थप्पड़ मार दूं। मैं क्या समझ गया? ये समझने का अधिकार मुझे किसने दिया है? बाई निंगबिंग ने फिर मुझे छेड़ा नहीं। उसने जिन जिन चीजों पर मेरा छल्ला लगा था उन सारी छोटी मोटी चीजों को मेरे पैरों के पास ढेर कर दिया और बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। मेरी गोद में बैठी बिल्ली अपने मालिक को इस तरह बेरहमी से जाते हुए देख रही थी और लगातार ऐसी दर्दनाक आवाज में म्याऊं म्याऊं कर रही थी कि मेरे जैसे बड़े आदमी को भी लगा जैसे वह मालिक को जमकर गालियां दे रही हो। घर पहुंचने पर मेरी माँ महजोंग खेल रही थी। मैंने मौका देखकर अपनी जैकेट की छिप थोड़ी खोली, बिल्ली को उसमें छिपाया और दबे पांव अपने कमरे में घुस गया। मैंने बिल्ली के बड़े से सिर को सहलाते हुए चिंता में कहा, तुम्हारी माँ ने सच में तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया ना? अगर मेरी माँ ने हमें पकड़ लिया तो यकीनन इंसान और बिल्ली दोनों को एक साथ घर से बाहर निकाल देगी। ये नारंगी बिल्ली भी बड़ी चालाक निकली। शायद उसे समझ आ गया था कि अब वह किसी और के घर पर रह रही है, इसलिए उसने तुरंत अपनी वह गुस्से वाली आवाज बंद कर दी। अब वह गला पतला करके बड़े प्यार से म्याऊं म्याऊं करने लगी और अपना रोएदार सिर लगातार मेरी हथेली से रगड़ने लगी। अच्छा अच्छा, चिंता मत कर भाई, तुझे कभी सड़क पर नहीं आने देगा। मैंने अपना फोन निकाला और क्लास के ग्रुप में काफी लोगों से पूछताछ की, लेकिन
हैरानी की बात थी कि किसी के पास भी बाई निंगबिंग का वीचैट नहीं था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मुझे स्कूल के कन्फेशन वॉल पर जाकर किस्मत आजमानी पड़ी। मत पूछो क्यों, पूछना ही है तो बस इतना समझ लो कि हमारे इस घटिया स्कूल में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा काम की थी तो वह यही कन्फेशन वॉल थी। नतीजा ये हुआ कि उसी दिन पूरे स्कूल के फोरम में टहलका मच गया। इस साल पहली बार किसी बहादुर योद्धा ने हमारी ठंडी मिजाज वाली स्कूल ब्यूटी को खुलेआम प्रपोज किया है। हर कोई पॉपकॉर्न लेकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि बाई निंगबिंग कमेंट में उसे तुम अच्छे इंसान हो वाला जवाब देकर रिजेक्ट करेगी। लेकिन खुद बाई निंगबिंग ने आकर सिर्फ 2 शब्द लिखे, प्राइवेट मैसेज। बस फिर क्या था, स्कूल के सारे गॉसिप ग्रुप में भूचाल आ गया और मैं खुद भी सन्न रह गया, क्योंकि जैसे ही मैंने बाई निंगबिंग की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार की, उसका पहला मैसेज आया, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो उस दिन सीधे सामने आकर क्यों नहीं कहा। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। मैंने किसे पसंद किया, किस दिन की बात कर रही है, और मुझे सामने जाकर क्या कहना था। मैंने झुंझलाकर गोद में बैठी बिल्ली के बाल सहलाए और जल्दी से टाइप करके सफाई दी, हेलो, मैं फांग युआन हूँ। दरअसल मुझे तुम्हारा कॉन्टैक्ट कहीं से नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। तुम्हारी बिल्ली को तुम कब वापस लेने आओगी। मैसेज भेजते ही चैट बॉक्स के ऊपर उसका स्टेटस तुरंत बदलकर टाइप कर रही है हो गया। लेकिन वह टाइपिंग पूरे आधे घंटे तक चलती रही। मैं स्क्रीन को इतनी देर तक घूरता रहा कि मेरी आंखों से आंसू निकलने वाले थे। आखिरकार उसका जवाब आया, जिस पर छल्ला पड़ गया वह तुम्हारी हुई। ये लाइन पढ़कर मुझे समझ नहीं आया कि मैं हंसूं या शर्माऊं। ये बात सुनने में इतनी गलत क्यों लग रही है। मैंने 2 बार खांस कर अपनी झेप छिपाई और लिखा, ये भी सही है, लेकिन मेरी माँ को घर में रोए वाले जानवर ज्यादा पसंद नहीं है। बाई निंगबिंग ने जवाब में कुछ हंसने वाला इमोजी भेजा। कुछ देर बाद उसका एक और मैसेज आया, 2 दिन बाद मैं उसे लेने आऊंगी। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इन 2 दिनों में मैं इसे अच्छे से खिलाऊंगा पिलाऊंगा और इतना मोटा ताजा कर दूंगा कि तुम पहचान भी नहीं पाओगी। फिर मुझे कुछ याद आया, वैसे इस बिल्ली का नाम क्या है। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बाई निंगबिंग ने एक वॉइस मैसेज भेजा, सिर्फ 2 सेकंड का था। मैंने बिना ज्यादा सोचे उसे चला दिया और अगले ही पल उसकी आवाज सुनाई दी, फांग युआन। इस बिल्ली का नाम भी फांग युआन है। मैंने हैरानी से अपनी आंखें फाड़ ली, फिर भी यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने वॉइस मैसेज को दबाकर टेक्स्ट में बदलकर दोबारा देखा। इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है। क्या मेरा और उस स्कूल की खूबसूरत लड़की की बिल्ली का नाम एक ही है। शायद फांग युआन बस सुनने में एक जैसा लग रहा होगा। जरूर मैंने गलत सुना है। मैंने कन्फेशन वॉल वाली बात दोबारा उठाने की हिम्मत नहीं की और जाकर बिस्तर पर लेट गया। बिल्ली फांग युआन भी बड़ी घुलने मिलने वाली निकली। वह सीधे उछलकर मेरे ऊपर आ गई और मेरे पेट पर अपना पूरा वजन डालकर बैठ गई। अरे भाई, तू बिल्ली है या खाने पीने के बाद पली कोई मोटी भैंस। मेरा दम घुट रहा है। नए साल के दौरान घर में रिश्तेदारों की काफी आवाजाही थी। मैंने इस बिल्ली को पूरे 2 दिन अपने कमरे में छिपा कर रखा, लेकिन हैरानी की बात थी कि मेरी माँ को जरा भी भनक नहीं लगी। मैंने एक पुराना जूते का डिब्बा ढूंढा, उसमें थोड़े चावल डाल दिए और फिलहाल उसे बिल्ली के शौचालय के रूप में इस्तेमाल करने लगा। ये बिल्ली ऐसी थी कि बस खाने को कुछ मिल जाए, फिर उसे किसी चीज से कोई शिकायत नहीं थी। उसकी एकमात्र परेशानी थी कि आधी रात होते ही वो मेरी रजाई के अंदर घुस जाती थी, बिल्कुल किसी गर्म हीटर की तरह चिपक कर सोती, जिससे गर्मी के मारे मुझे पसीना आने लगता। उस दिन भी आधी रात को मुझे बहुत प्यास लगी। मैं उठकर पानी पीने गया और सोचा कि थोड़ी हवा के लिए खिड़की खोल देता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी नजर बालकनी पर पड़ी, वहां एक काली परछाई बैठी दिखाई दी। ओ तेरी! मैं डर के मारे बुरी तरह कांप गया और तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। फिर कोने में पड़ा कपड़े टांगने वाला स्टैंड उठा लिया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हूं, तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? आधी रात को सोते समय मैं कौन सी लाइट जलाऊंगा? मुझे क्या पता था कि तुम आधी रात को खिड़की से चढ़कर अंदर आओगी। कपड़े ठीक से पहने हैं? हाँ पहने हैं। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मेरी बात खत्म होते ही बाई निंगबिंग ने दोनों हाथों से सहारा लिया और पैर के पंजों के बल कमरे के अंदर कूद गई, बिल्कुल वैसा ही जैसे वह बिल्ली आधी रात को खिड़की से चुपके से अंदर आती थी। वह जमीन पर उतरी भी तो जरा सी आवाज नहीं हुई। बिल्ली कहाँ है? मैंने पलटकर बेडरूम का दरवाजा अंदर से लॉक किया और बेड साइड की हल्की सी नाइट लाइट जला दी। फिर मैंने बिस्तर की तरफ थोड़ी से इशारा किया। बाई निंगबिंग तुरंत वहां गई और एक झटके में रजाई उठा दी। उसने बिल्ली को गोद में उठाकर थोड़ा हिलाया। बिल्ली ने नींद से भरी आंखें खोलकर उसे एक नजर देखा, फिर सीधे आंखें बंद कर लीं और ऐसे मरने का नाटक करने लगी जैसे वह इस दुनिया में है ही नहीं। बाई निंगबिंग उस बिल्ली की हरकत देखकर गुस्सा होने के बजाय हंस पड़ी। लगता है तुम्हारे यहाँ तो इसकी जिंदगी बड़ी आराम से कट रही है। इसका खाने का शौक अच्छा है, पालना भी आसान है। इतनी बड़ी बिल्ली को गोद में लेकर तुम उसी रास्ते से वापस बाहर निकल पाओगी? बाई निंगबिंग ने कुछ नहीं कहा। उसने सीधे हाथ बढ़ाकर नारंगी बिल्ली की गर्दन के पीछे की खाल पकड़ ली। बिल्ली तुरंत छटपटाने लगी, चारों पैर हवा में मारते हुए मेरी तरफ ऐसे शिकायत भरी आवाज में म्याऊं करने लगी जैसे मैं ही उसे बचा सकता हूँ। चुपचाप रहो, मेरे साथ जाओ या अपनी माँ के साथ, दोनों जगह तुम्हें खाना ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि तुम भूख से मर जाओगे। ये कैसी माँ बाप वाली बातें कर रहे हो? मैंने शर्मिंदगी में अपनी नाक सहलाई और किसी तरह अपनी बात पेट में ही दबा ली। इस बात का मैं क्या जवाब देता? लेकिन बाई निंगबिंग शायद मुझे इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं थी। फांग युआन क्या? मैंने अनजाने में जवाब दे दिया, लेकिन तभी समझ आया कि शायद
वह बिल्ली को बुला रही थी। मैं तुरंत शर्मिंदा होकर दूसरी तरफ देखने लगा। फांग युआन को तुमने काफी अच्छा रखा है, शुक्रिया, मैंने हाथ हिलाते हुए कहा। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? लेकिन बाई निंगबिंग के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने पहले भी कहा था ना, जिस चीज पर तुम्हारा छल्ला पड़ गया वो तुम्हारी है। अब बिल्ली तो मैं वापस ले रही हूँ, ऐसा करो मेरी किसी और चीज को चुन लो और साथ ले जाओ। बाई निंगबिंग मुझे आधी मुस्कान के साथ देखने लगी। उसकी गोद में बैठी नारंगी बिल्ली भी जैसे इस मजे में शामिल हो गई और म्याऊ करने लगी। मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया। मैं सीधे उसके पास गया और उसकी गोद से बिल्ली को झट से वापस उठा लिया। रहने दो, मुझे लगता है मेरे लिए यही बिल्ली रखना बेहतर होगा। बाई निंगबिंग के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखों में साफ लिखा था, ये लड़का आखिर इतना अजीब कैसे हो सकता है? और शायद उसके मन में एक ही बात चल रही थी, मैं एक मोटी बिल्ली से भी हार गई। मैंने सिर झुकाकर बिल्ली के बालों पर लगातार हाथ फेरना शुरू कर दिया। हिम्मत ही नहीं हुई कि उसकी तरफ देखूं। बाई निंगबिंग ने ठंडी सी हंसी छोड़ी, फिर बिना किसी झिझक के बिल्ली को दोबारा उठाया और बालकनी से बाहर निकल गई। मैं तुरंत खिड़की तक दौड़ा और नीचे झांका। अच्छा हुआ मेरा घर पहली मंजिल पर था, वरना अगर उसे कुछ हो जाता तो इलाज का खर्च भी मुझे ही उठाना पड़ता। खिड़की और दरवाजा दोबारा अच्छी तरह बंद करने के बाद मैंने लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कमरे में अभी भी बाई निंगबिंग की खुशबू मौजूद है। जैसे ही ये ख्याल आया मैंने तुरंत सिर झटक दिया। लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन सच कहूं तो आज रात बाई निंगबिंग ने शायद परफ्यूम लगाया था। उसमें ठंडी सी सिट्रस की खुशबू थी जिसमें हल्की सी पुदीने की महक मिली हुई थी। उसे सूंघते ही दिमाग एकदम तरोताजा हो जाता था और बस इस बार तो मेरी पूरी रात की नींद उड़ गई। अगली सुबह मैं आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे लिए कमरे से बाहर निकला। हैरानी की बात थी कि मेरी माँ और उसकी बाकी सहेलियां अभी भी पूरी रात महजों खेल रही थी। मैं हाथ पीछे बांधे धीरे धीरे माँ के पीछे पहुंचा और जोर की जम्हाई लेते हुए बोला, माँ अगर तुमने अभी वो 8,000 वाला पत्ता फेंक दिया होता तो सीधे जीत जाती। मेरी माँ ने पलटकर मुझे घूरा, तुझे क्या पता, मैं बड़ा दांव खेलने के लिए सही पत्ते जमा कर रही हूँ। मैंने बस औपचारिकता के लिए 2 बार ताली बजा दी। लेकिन तभी मेरी माँ ने आंखें सिकोड़कर मुझे गौर से देखा। फांग युआन, कल रात चोरी करने गया था क्या? मुझे याद है तू जल्दी सो गया था, फिर इतनी नींद में क्यों घूम रहा है? मैंने घबराकर 2 बार खांसा और तुरंत दोष उसी पर डाल दिया। और क्या, तुम लोगों के महजोंग खेलने की आवाज इतनी तेज थी कि मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया। माँ ने ठंडी आवाज में कहा, उम्मीद है सच बोल रहा है। अगर मुझे पता चला कि तू रात में कोई गुल खिलाकर आया था तो। अरे 8,000, मैं जीत गई। मैं एकदम अवाक रह गया। अभी कुछ देर पहले बड़ी बड़ी बातें करके बड़ा दांव खेलने वाली कौन थी? मैं वापस कमरे में जाकर थोड़ी देर और सोने ही वाला था कि रास्ते में पड़ोस वाली आंटी के पास से गुजरते समय उन्होंने बिना सिर उठाए अचानक कहा, अरे वाह, फांग युआन तो बड़ा हो गया, अब तो सजने संवरने भी लगा है। शरीर से कौन सा परफ्यूम लगा रखा है, खुशबू तो बड़ी अच्छी है। एक पल में मेरी माँ और मेज पर बैठी बाकी दोनों आंटियों की नजरें मुझ पर ऐसे पड़ी जैसे तीनों की आंखों में सर्चलाइट लगी हो। मैंने जबरदस्ती शांत रहने का नाटक किया, अपनी आस्तीन उठाकर सूंघा और बोला, हाँ थोड़ी खुशबू तो है, शायद कल मैंने नया बॉडी वॉश इस्तेमाल किया था। मैं भला परफ्यूम क्यों लगाऊंगा? आंटी भी ज्यादा नहीं सोच पाई, तो उस बॉडी वॉश की खुशबू तो बड़ी महंगी वाली लग रही है। मैंने अजीब सी हंसी हंसी और किसी तरह बात टाल दी। फिर मैं पूरी रफ्तार से भागकर अपने कमरे में पहुंचा और खिड़की खोलकर कमरे में हवा करने लगा। आखिर बाई निंगबिंग ने कौन सा परफ्यूम लगाया था? उसकी खुशबू इतनी देर तक कैसे रह सकती है? हालत ये थी कि अब मेरे जैसे आदमी का भी मन कर रहा था कि वही परफ्यूम खरीद लूं। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि अचानक मैंने फिर से उसका भेजा हुआ वॉइस मैसेज खोल लिया। सच कहूं तो उस स्कूल की खूबसूरत लड़की की ठंडी और आलसी सी आवाज में वाकई कुछ अलग ही बात थी। मैं उसकी आवाज सुनने में इतना खो गया कि पता ही नहीं चला कब सामने देखा। तभी मेरी नजर एक जोड़ी गोल गोल बिल्ली जैसी आंखों से जा टकराई। मैं वहीं जम गया। अभी अभी जो मैंने खिड़की खोली थी उसी से वह नारंगी बिल्ली बड़े आराम से अंदर चली आई थी। जमीन पर उतरते ही उसने बेहद लाड़ भरी आवाज में म्याऊ किया। तुम फिर वापस कैसे आ गए? तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने झट से बिल्ली को गोद में उठा लिया और घबराकर फोन की स्क्रीन बंद कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गलत काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ। बिल्ली मेरी गोद में पीठ के बल लेट गई और बड़े आराम से मेरे हाथों से अपनी खास मालिश का मजा लेने लगी। जब मैंने उसकी माँ का नाम लिया तो उसने बड़ी बेरुखी से अपनी पूंछ हिलाई और सीधे आंखें बंद कर ली। मैं पूरी तरह बेबस था। तू बड़ा एहसान फरामोश है। सच में जो खाना खिलाए वही तेरा मालिक। मैं सोच ही रहा था कि बाई निंगबिंग को मैसेज करके बुला लूं और उससे कहूं कि अपनी बिल्ली आकर ले जाए। तभी अचानक खिड़की पर ठक ठक की आवाजें हुई। मैं सन्न रह गया। कमाल है, यह बिल्ली तो बिल्कुल अपनी मालकिन पर गई है। सामने से आने जाने के लिए अच्छा खासा दरवाजा पड़ा है, फिर भी इसे खिड़की से चढ़ना ही पसंद है। मैंने शीशे के पार से चुपके से उसकी तरफ नाक सिकोड़कर सूंघा। वही जानी पहचानी खट्टे मीठे संतरे जैसी खुशबू थी। मैं अभी सोच ही रहा था कि वह फिर से शीशे पर टकटक करने लगी और इस बार उसका पंजा सीधे मेरे माथे के सामने था। फांग युआन, क्या फिर तुम्हारे पास आ गई? मैंने खिड़की खोलकर उसे अंदर आने दिया। जैसे ही उस नारंगी बिल्ली ने बाई निंगबिंग को देखा वह फुर्र से भागी और चावल के डिब्बे
से बनाए गए अपने नकली कैट लिटर बॉक्स में जा घुसी। उसने सिर तक बाहर निकालने से साफ इनकार कर दिया। बाई लिंगबिंग ने बेबसी से आह भरी। आज सुबह इसने मुझे नीचे किसी दूसरी आवारा बिल्ली के लिए खाना देते हुए देख लिया। अब इसे जलन हो रही है। गुस्से में घर छोड़कर भाग आई। और सच में मेरी नजर बाई लिंगबिंग के काले कोट पर पड़ी तो मुझे उस पर नारंगी बिल्ली के बालों के अलावा सफेद रंग का एक गुच्छा भी दिखाई दिया। नारंगी बिल्ली बड़ी मजबूत और मासूम सी शक्ल बनाए मेरे पैरों से आकर लिपट गई। म्याऊं। मैंने तुरंत झुककर उसे गोद में उठा लिया। अरे बेचारा, तुम्हें तो बहुत दुख हुआ है। म्याऊं। तुम्हारी माँ भी कितनी बेवफा निकली, बाहर जाकर दूसरी बिल्लियों के साथ इश्क लड़ाती फिरती है। ये तो सरासर चरित्रहीनता है। म्याऊं। बाई लिंगबिंग आखिर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मैं और वह नारंगी बिल्ली एक साथ पलटकर उसकी ओर देखने लगे। माफ करना, बस अचानक लगा कि यह नजारा कुछ जाना पहचाना सा है। मेरी छठी इंद्री कह रही थी कि उसके मुंह से कोई अच्छी बात निकलने वाली नहीं है। मैंने सतर्क होकर पूछा, क्या मतलब? बाई लिंगबिंग ने अपनी लंबी उंगली बढ़ाई और नारंगी बिल्ली के सिर पर सटीक निशाना लगाकर एक चपत मार दी। तुम बिल्ली की माँ हो, मैं बिल्ली का बाप हूँ, तो फिर तुम इस तरह फायदा उठा रहे हो। मैं मन ही मन बुरी तरह तूचाव कर रहा था, लेकिन चेहरे पर गंभीरता बनाए रखा। अपनी बेवफा बिल्ली को लेकर निकलो यहाँ से, मुझे अभी सोकर अपनी नींद पूरी करनी है। बाई लिंगबिंग ने बिल्ली को गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया और सहजता से पूछा, कल रात ठीक से सोए नहीं मेरी वजह से? जैसे ही उसका हाथ बिल्ली तक पहुंचने वाला था, मैंने अनजाने में उसे और कसकर पकड़ लिया और ऊंची आवाज में सफाई दी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो। मेरी माँ और उनकी सहेलियां रात भर महाजों खेल रही थी। इतना शोर था कि नींद ही नहीं आई। बेकार की बातें मत बनाओ। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। बाई लिंगबिंग के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तो जनाब, क्या अब मेरे घर की बिल्ली मुझे वापस कर सकते हैं? मुझे एहसास हुआ कि जब भी मेरा सामना बाई लिंगबिंग से होता है, मैं हमेशा उसके सामने हार जाता हूँ। मैंने जैसे ही बिल्ली को छोड़ने के लिए हाथ ढीले किए, वह शरारती जानवर अचानक मेरी गोद से छूटकर सीधे मेरे बिस्तर पर जा कूदा। अपनी पूंछ घुमाकर उसने बिल्कुल सटीक निशाना लगाते हुए मेरा फोन जमीन पर गिरा दिया। बाई लिंगबिंग झुककर फोन उठाने लगी। मेरा वह पुराना फोन जिसमें कोई पासवर्ड तक नहीं था, गिरने की वजह से अपने आप स्क्रीन ऑन करके अनलॉक हो गया। उसने स्क्रीन पर एक नजर डाली और हल्का सा भौंहा उठाया। अगले ही पल फोन से वही जानी पहचानी वॉइस मैसेज तेज आवाज में बजने लगी। फांग युआन, इस बिल्ली का नाम फांग युआन है। मुझे तुरंत खतरे का एहसास हुआ। मैंने हाथ बढ़ाकर फोन छीनना चाहा, लेकिन उसने फुर्ती से फोन ऊपर उठा लिया। फांग युआन, पहले तो तुमने चुपके से मुझे अपने जाल में फंसाया, फिर आधी रात को मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनती रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझ पर क्रश रखती हो? मैंने झपटकर फोन उसके हाथ से छीन लिया। आईना देखने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता था कि इस वक्त मेरे कान निश्चित रूप से लाल हो चुके होंगे। बाई लिंगबिंग दोनों हाथ सीने पर बांधकर दीवार से टिक गए। चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे आराम से बैठकर मेरी सफाई का इंतजार कर रही हो। काफी देर तक सोचने के बाद आखिरकार मैंने सूखे गले से बस कुछ ही शब्द निकाल पाया। तभी अचानक ठक 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 कमरे का दरवाजा अचानक जोर जोर से पीटा जाने लगा। बाहर से माँ की तेज आवाज गूंज उठी। फांग युआन, दिन दहाड़े दरवाजा अंदर से बंद करके क्या कर रहे हो? तुम्हारी झांग आंटी और बाकी सब जाने वाली हैं। जल्दी बाहर निकलो और उन्हें विदा करो। माँ की यह दहाड़ मेरे लिए किसी जीवन दान से कम नहीं थी। मैंने तुरंत ऊंची आवाज में जवाब दिया, बस आया। फिर फुर्ती से जू माओ को उठाकर बाई लिंगबिंग की गोद में ठूंस दिया। जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी। अगर माँ ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया तो मैं सफाई देते देते भी निर्दोष साबित नहीं हो पाऊंगा। बाई लिंगबिंग ने भी बेहद सहयोग किया। वो खिड़की की चौखट पर चढ़ गई। नीचे छलांग लगाने से पहले उसने धीमी आवाज में मजाक उड़ाते हुए कहा, फांग युआन, तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त हमारी हालत बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे हम चोरी छिपे इश्क फरमा रहे हो? उसकी बात सुनकर मैं अंदर तक झुलस गया। मैंने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा, भाग यहाँ से। फिर मैंने पैर बढ़ाकर उस अस्थाई बिल्ली के लिटर बॉक्स को लात मारी और उसे पलंग के नीचे सरका दिया। मैंने जल्दी से अपने बाल बिखेरे और ऐसा चेहरा बना लिया जैसे अभी अभी गहरी नींद से उठा हूं। फिर दरवाजा खोलकर बोला, माँ, मैं तो अभी गहरी नींद में था। माँ की बाज जैसी तेज निगाहें पूरे कमरे में घूमी और आखिरकार मुझ पर आकर टिक गई। तेरे कमरे में खुशबू इतनी तेज कैसे हो गई? अभी तो इतनी नहीं थी। मुझे लगा जैसे मेरे मुंह से अभी खून की उल्टी निकल जाएगी। मैंने तुरंत उनका कंधा पकड़ा और उन्हें बाहर की ओर धकेलते हुए कहा, अरे पहले आंटियों को विदा कर दो। कैसी खुशबू? जरूर शॉवर जेल की खुशबू कमरे में फैल गई होगी। आखिरकार बड़ी मुश्किल से माँ और उनकी ताश खेलने वाली सहेलियों को विदा किया। थककर मैं वापस कमरे में आया और खुद को बिस्तर पर पटक दिया। फिर फोन उठाकर देखा तो बाई लिंगबिंग ने लगातार कई मैसेज भेजे हुए थे। फांग युआन, ये छोटा सा नाश शुक्रा घर पहुंचते ही दरवाजा खरोंचकर बाहर भागने लगा। लगता है ये तुम्हारे पास वापस जाना चाहता है। फांग युआन, क्या तुम इसे अपने घर रख सकते हो? लगता है अब ये मेरे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। इसके बाद लगातार कई छोटी छोटी 1-2 सेकंड की वॉइस मैसेज आई। हर एक में नारंगी बिल्ली की दिल दहला देने वाली म्याऊ सुनाई दे रही थी। बाई लिंगबिंग ने साथ में एक हाई डेफिनेशन फोटो भी भेजी थी। उसमें नारंगी बिल्ली दरवाजे के फ्रेम से चिपकी हुई थी और बड़ी बेचारगी से दरवाजे को देख रही थी।
उसकी वह बेवकूफ सी शक्ल देखकर सच में मेरा दिल थोड़ा पसीज गया। मैं कुछ देर झिझका, फिर एक मैसेज का जवाब दिया। लेकिन मेरी माँ को पालतू जानवर पालने का नाम सुनते ही सबसे ज्यादा चिढ़ होती थी। बाई निंगबिंग ने तुरंत एक तरकीब सुझाई। तुम इस मोटी बिल्ली की कहानी को जितना हो सके उतना दुख भरा बना दो। बड़ों को ऐसी कहानियां बहुत जल्दी पिघला देती हैं। तुम्हारी माँ जरूर मान जाएंगी। इस बार उसने मुझे बार बार फांग युआन कहकर नहीं पुकारा। मैंने बेबसी से आह भरी और जवाब दिया, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करके देखता हूँ। इतना कहने के बाद बाई निंगबिंग के दूर से दिए जा रहे निर्देशों के मुताबिक मैंने नारंगी बिल्ली के लिए एक ऐसी दुख भरी कहानी गढ़नी शुरू कर दी जिसे सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाए। बाई निंगबिंग अभी भी अपनी अजीब अजीब सलाह दे रही थी। क्या मैं किसी फोटो एडिटिंग ऐप से इसकी कमर थोड़ी पतली कर दूं? अभी तो ये गेंद जैसा मोटा है। तुम्हारी माँ यकीन करेंगी? मैंने तुरंत टाइप करके उसे रोक दिया। इसे बिल्कुल भूखा मत रखना, ये काम मुझ पर छोड़ दो। मेरी माँ को संभालने का मुझे काफी अनुभव है। तभी चैट बॉक्स में नारंगी बिल्ली की एक म्याऊं वाली वॉइस मैसेज आ गई। मैंने गहरी सांस ली और मन ही मन तैयार किए हुए सारे संवाद दोहराने लगा। फिर चेहरे पर बेहद दुखी और दर्द से भरे इंसान के भाव लाकर अपनी माँ के कमरे में घुस गया। माँ, बहुत बुरी हालत है, सच में बहुत ज्यादा बुरी हालत है। मेरी माँ ने सिर तक नहीं उठाया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर पास पड़ी एक झाड़न उठा ली और सीधे मेरी तरफ घुमा दी। नए साल के मौके पर यहाँ क्या मनहूसियत फैला रहे हो? कहीं रोने का नाटक तो नहीं कर रहे? इस बार मुझे किसी अभिनय की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरी आंखों में सचमुच आंसू आ गए। माँ, आपने गलत समझ लिया, मैं इस बिल्ली की बात कर रहा हूँ। मैंने जल्दी से वह फोटो उनकी तरफ बढ़ा दी जिसे बाई निंगबिंग ने एडिट करके बिल्ली को हड्डियों का ढांचा जैसा बना दिया था। इसे मेरे एक दोस्त ने सड़क किनारे से उठाया था, लेकिन लगता है कि उसके हॉस्टल में पालतू जानवर रखने की इजाजत नहीं है। ये बिल्ली बहुत डरपोक है। आवारा बिल्लियों के बीच रहते हुए रोज दूसरी बिल्लियां इसे दबाकर मारती पीटती हैं। इसे मेरी तरह कहाँ इतनी अच्छी किस्मत मिली है कि इसे आपके जैसी प्यारी, दयालु और समझदार माँ मिल सके। बेचारी बिल्कुल अकेली है। नए साल के मौके पर भी इसे एक कटोरा गर्म खाना तक नसीब नहीं हो रहा। इसलिए मेरी पूरी दुनिया की सबसे प्यारी माँ, मेरी पूरी दुनिया की सबसे प्यारी, क्या हम थोड़ा रहम नहीं कर सकते? इसके बारे में सोचना भी मत। माँ ने बेरहमी से मेरी बात बीच में ही काट दी। मैंने तुम जैसे इस निकम्मे को पालकर ही काफी मेहनत कर ली है। अब बिल्ली भी पालूं? अगर तुम इसे घर लेकर आए तो मैं तुम दोनों को एक साथ घर से बाहर निकाल दूंगी। मैंने रणनीतिक रूप से पीछे हटना ही बेहतर समझा। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी एक और प्लान था। माँ, ऐसा करते हैं, हम दोनों थोड़ा थोड़ा समझौता कर लेते हैं, ठीक है? इसे बस 2 दिन के लिए मेरे उस दोस्त की तरफ से अस्थायी रूप से रख लेते हैं। जैसे ही उसे कोई नया मालिक मिल जाएगा मैं इसे तुरंत वहां पहुंचा दूंगा। पक्का आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। माँ ने ठंडी हंसी हंसी। बेटा, तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, ये क्या मैं नहीं जानती? सुन लो, बिल्कुल नहीं। मेरे सामने ये थोड़ा समझौता वाली बातें मत करो। अभी इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकलो। मेरी माँ का दिल तो जैसे 10 साल पुरानी लोहे की छुरी से भी ज्यादा कठोर था। मैं सिर झुकाए कमरे से बाहर निकल आया। तभी संयोग से पिताजी भी बाहर से घर लौट रहे थे। उन्हें देखते ही मेरी आंखों में चमक आ गई, जैसे मुझे कोई उद्धार करता मिल गया हो। पापा, मेरे प्यारे पापा। पिताजी हंसते हुए जेब से एक लाल लिफाफा निकाल कर बोले, ये लो, इस साल का बस यही एक लिफाफा है, इससे ज्यादा तुम्हारा बाप नहीं दे सकता। मैंने बिजली की तेजी से वह लाल लिफाफा झट से अपनी जेब में डाल लिया। अरे पापा, पैसों की बात क्यों करते हैं? पैसा तो रिश्तों में दरार डाल देता है। पिताजी का चेहरा तुरंत बदल गया। अच्छा, तो मेरा लिफाफा वापस करो। मैंने तुरंत अनसुना करने का नाटक किया। पापा, आप इस फोटो में बिल्ली को देखिए, कितनी कमजोर और अकेली है। क्या हम इसे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख सकते हैं? अरे, क्या तुम इसी की बात कर रहे थे? पिताजी ने अचानक मेरी बात काट दी। उनके हाथ में पकड़े एक बड़े प्लास्टिक बैग से उन्होंने एक विशाल सी चीज बाहर निकाली। ये वाली? उन्होंने बिल्ली को देखते हुए कहा। लेकिन ये तो फोटो वाली बिल्ली जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। हाथ में जो है ये तो फोटो वाली से कम 30 किलो ज्यादा मोटी है। मैंने जैसे ही उस घर से भागी हुई मोटी नारंगी बिल्ली को देखा जो मेरे हट्टे कट्टे पिताजी के हाथ में गर्दन की खाल से पकड़ी हुई थी, मैं तुरंत सकपका गया और चुपचाप अपनी पूंछ दबा ली। मैं पूरी तरह स्तब्ध था। बिल्ली ने भी निराशा भरी आवाज में एक लंबी म्याऊं की। आवाज सुनते ही माँ कमरे से बाहर निकल आई। उन्होंने दोनों हाथ कमर पर रखे और गलियारे में खड़े होकर जोर से दहाड़ते हुए बोली, फांग युआन, यही है वो बिल्ली जिसके बारे में तुम इतनी कसम खाकर कह रहे थे कि ये हड्डियों का ढांचा बन चुकी है। इस मोटी बिल्ली की तो गर्दन भी मुश्किल से दिखाई दे रही है। सौभाग्य से यह मोटा सा नारंगी बिल्ली का बच्चा जन्मजात खुशामदी निकला। उसने कुछ ही दिनों में मेरे पापा का दिल जीत लिया। पापा के जोरदार समर्थन और मेरी लगातार मनुहार के बाद माँ ने आखिरकार अनिच्छा से उसे कुछ समय के लिए घर में रखने की अनुमति दे दी। बिल्ली की थोड़ी सी बदबू और उसकी किस्मत को देखते हुए माँ ने हाथ हिलाकर उसका नाम रख दिया, फाचाई, अर्थात समृद्धि। फाचाई भी जीने का तरीका अच्छी तरह जानता था। जैसे ही माँ उसका नाम पुकारती, वह तुरंत अपनी बड़ी सी पूंछ हिलाते हुए दौड़ा चला आता और माँ को उसे प्यार से सहलाने देता। रात को मैंने बाई निंगबिंग को संदेश भेजा और पूछा कि आखिर बिल्ली मेरे पापा के हाथ कैसे लग गई। बाई निंगबिंग ने एक वॉइस मैसेज भेजा। वह दरवाजे को
लगातार पंजे मार रहा था, इसलिए मैं उसे नीचे घुमाने ले गया। लेकिन जैसे ही हम बिल्डिंग से बाहर निकले, वह अचानक पागलों की तरफ भागा और एक राहगीर के शॉपिंग बैग में घुस गया। उस समय मैं नहीं जानता था कि वह तुम्हारे पापा हैं। सीधे जाकर बिल्ली छीनना भी ठीक नहीं लगता था, इसलिए मैं चुपचाप उनका पीछा करता रहा और फिर अपनी आंखों से देखा कि वह तुम्हारे घर के अंदर चले गए। मैं मोबाइल पकड़े पकड़े हंस पड़ा। मेरे पापा वैसे भी थोड़े लापरवाह किस्म के हैं। शायद उन्हें सिर्फ इतना लगा होगा कि प्लास्टिक का बैग अचानक भारी हो गया है। उन्होंने यह देखने की जरूरत ही नहीं समझी कि अंदर एक बिल्ली भी है। मैंने जल्दी से टाइप करके जवाब दिया, इसे ही तो किस्मत कहते हैं, गलती से ही सही काम बन गया। अब मुझे उसे छिपाकर घर लाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। बाई निंगबिंग ने जवाब दिया, तो क्या अब मैं कभी कभी तुम्हारे घर आकर उसे देख सकता हूँ? आखिर मैं भी कुछ दिनों तक उसका मालिक रहा हूँ। मैंने पापा मम्मी की ड्यूटी का शेड्यूल देखकर हिसाब लगाया और जवाब दिया, कोई समस्या नहीं, जब मेरे माता पिता काम पर होंगे तुम कभी भी आकर उससे मिल सकते हो। बाई निंगबिंग ने लिखा, ठीक है, फिर जल्दी सो जाओ। आखिरी वॉइस मैसेज की आवाज बहुत नरम थी, जैसे वह माइक्रोफोन के बिल्कुल पास होकर बोल रहा हो। उसकी आवाज में हल्की सी खराश थी, जिसे सुनकर मेरे कानों में अजीब सी गुदगुदी होने लगी। पता नहीं क्यों मैंने अनजाने में उस वॉइस मैसेज को सेव कर लिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मेरे मन में स्कूल के सबसे सुंदर लड़के के लिए कोई खास भावना हो, बस उसकी आवाज सचमुच बहुत अच्छी लगती थी। अगले दिन मैं स्वाभाविक रूप से देर तक सोया। जैसे ही फोन उठाया, देखा कि क्लास ग्रुप फिर से हंगामे से भरा हुआ था। ताजा खबर, ताजा खबर, नए साल में बाई निंगबिंग को प्रपोज करने वाला दूसरा बहादुर इंसान सामने आ गया है। वैसे पिछली बार वाला बहादुर अब कहाँ गया? मैं और बाई निंगबिन हाई स्कूल में एक ही स्कूल में थे। हाई स्कूल के पहले साल से ही उसे पसंद करने वाली लड़कियों की लाइन इतनी लंबी थी कि मानो फ्रांस तक पहुंच जाए। क्या तुम लोगों ने कभी उसे किसी को गौर से देखते हुए देखा है? उसके दिल में तो हमेशा से कोई सफेद चांद यानी दिल में बसी कोई खास लड़की थी। सामने वाले लोग भी मूंगफली लेकर बैठ गए हैं। जल्दी बताओ, ये सफेद चांद आखिर कौन है? मैं भी पूछ रहा हूँ, सफेद चांद कौन है? नीचे कमेंट्स की पूरी कतार एक ही बात दोहरा रही थी। जब मैंने ग्रुप में बाई निंगबिन के बारे में बातें देखी तो मेरा दिल एक पल के लिए धक से रह गया था। लेकिन जैसे ही मैंने सफेद चांद ये 3 शब्द देखे, मैंने राहत की सांस ली। सिर्फ गपशप जानने की उत्सुकता में मैंने उस पोस्ट की लेटेस्ट अपडेट खोल ली। इस बार पोस्ट करने वाले ने अपना नाम छिपाया भी नहीं था। उसकी आईडी थी बाई चुआन। नाम से ही काफी शांत और पढ़ाकू किस्म का लड़का लग रहा था। पोस्ट में सिर्फ एक बेहद दबंग लाइन थी, बाई निंगबिन, मैं वापस आ गया हूँ। तुरंत ही गपशप के शौकीनों ने सुराग पकड़ लिया और बाई चुआन की प्रोफाइल खंगाल निकाली। किसी ने उसकी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में डाल दिया। तस्वीर में बाई निंगबिन को ऐसे एंगल से खींचा गया था जैसे वह अपने बॉयफ्रेंड की नजरों से देखी गई हो। तस्वीर में माहौल और अपनापन साफ झलक रहा था। इस बार तो पूरा ग्रुप ही फट पड़ा। सबने लगभग फैसला सुना दिया, यही है वो मशहूर असली सफेद चांद। मैं मोबाइल स्क्रीन को देखता रहा। मेरे मन में उठ रही वह अजीब सी बेचैनी अचानक पूरी तरह शांत हो गई। पहले जब उसने बिल्ली का नाम फांग युआन रखने की बात कही थी तो मुझे सच में लगा था कि वह मेरे लिए ऐसा कर रहा है। अब आखिरकार मुझे सब समझ में आ गया। जब बाई निंगबिन ने मुझे ऐड किया था और कुछ अजीब सी बातें कही थी तो उसकी वजह भी यही थी। शायद जब मैंने बिल्ली को ढूंढने वाली पोस्ट डाली थी तब उसके साथ गलती से एक सितारे वाला इमोजी भी लगा दिया था। शायद वह उस सफेद चांद से चैट करते समय अक्सर ऐसा इमोजी इस्तेमाल करता था, इसलिए उसने मुझे गलती से वही समझ लिया था। कुछ दिनों बाद सच में बाई निंगबिन ने मुझे वॉइस कॉल कर दी। फोन उठाते ही मैंने सीधे पूछा, मुझे क्यों फोन किया? बाई निंगबिन की आवाज में लापरवाही सी थी। तुम घर पर हो? मैं रास्ते में हूँ, सोचा मोटी बिल्ली को देखता चलूं। मैं फोन हाथ में लिए पूरे घर में घूम कर देखने लगा। पक्का कर लिया कि पापा बाहर टहलने गए हैं और माँ भी ताश खेलने चली गई हैं। खतरा टल चुका था। घर में सिर्फ मैं अकेला था। तुम सीधे आ जाओ। फोन के दूसरी तरफ बाई निंगबिन की हल्की सी हंसी सुनाई दी और फिर उसने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। कुछ सेकंड बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी क्या कह दिया था। मेरी वह बात और उस समय घर में सिर्फ मेरे अकेले होने की स्थिति, दोनों को साथ सोचो तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं चोरी छिपे किसी से अफेयर चला रहा हूँ। मैंने अपने माथे पर एक थप्पड़ मारा। धत्तू, फांग युआन, तेरी ये जुबान भी ना हमेशा ऐसी बातें बोलती है जिनका गलत मतलब निकले। मैंने आधा गिलास ठंडा पानी एक ही सांस में पी लिया। तभी चेहरे की गर्मी थोड़ी कम हुई। बाई निंगबिन काफी जल्दी पहुंच गया। मैंने भी उससे यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि घर में क्या चल रहा है। दुर्भाग्य से फाचाई अब पूरी तरह स्वार्थी हो चुका था। उसे अपने पुराने मालिक की कोई परवाह ही नहीं थी। बाई निंगबिन ने चाहे उसे कितना भी छेड़ा, फाचाई अकड़कर दूसरी तरफ मुंह फेर लेता और उसे एक नजर तक नहीं देता। बाई निंगबिन को लगातार नजरअंदाज किए जाने के बाद उसने मेरी तरफ देखा। सुना है आंटी ने इसका नया नाम रख दिया है, फाचाई। वह नीचे बैठा और जबरदस्ती फाचाई की ठुड्डी सहलाने लगा। कितना देहाती नाम है,
इसका पुराना नाम ही ज्यादा अच्छा था। मैंने बस होंठ खींचकर हल्की सी मुस्कान दी और उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अचानक माहौल शांत और अजीब सा हो गया। अच्छी बात यह थी कि बाई निंगबिन भी ज्यादा देर नहीं रुका। दरवाजे से निकलने से ठीक पहले उसने जेब से बेहद खूबसूरती से बना हुआ एक सुरक्षा ताबीज निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। सर्दियों की हल्की धूप उसके काले लंबे बालों पर पड़ रही थी। उसने बेपरवाही से ताबीज में बंधी लाल डोरी को उंगलियों से घुमाया। कुछ दिन पहले मंदिर गया था, वहां दान पेटी में चढ़ाया था। सुना है ये बहुत असरदार है। धन्यवाद, तुम्हें इतना खर्च करने की जरूरत नहीं थी। मैंने हाथ बढ़ाकर ताबीज ले लिया। तुमने अपने लिए नहीं मांगा? बाई निंगबिन ने लापरवाही से हाथ हिला दिया। तुम बस हमेशा सुरक्षित और ठीक रहो, इतना ही काफी है। उसने बिना कुछ कहे मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही वह धूप और उसकी परछाई दोनों मेरी नजरों से ओझल हो गए। मैं उस सुरक्षा ताबीज को हाथ में पकड़े रहा। मेरा दिल अचानक बेकाबू होकर धड़कने लगा, जैसे सीने के अंदर कोई ढोल बजा रहा हो। ये सिर्फ मेरा वहम है, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। मैंने भारी हो रहे सीने को सहलाया और फिर आधा गिलास ठंडा पानी पी लिया। दोपहर होते होते क्लास ग्रुप में फिर से मैसेजों की बाढ़ आ गई। मैंने ग्रुप खोला और देखते ही दंग रह गया। वाह, नए साल में बाई निंगबिन को प्रपोज करने वाला तीसरा बहादुर भी मैदान में उतर आया था। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार तो पूरे फोरम में टहलका मच गया था, क्योंकि इस बार प्रपोज करने वाला वही बाईचुआन था। ग्रुप में किसी ने उस तस्वीर को भी निकालकर सामने रख दिया, जो शायद बाईचुआन की थी। तस्वीर में खड़ा लड़का लंबा, दुबला पतला और बेहद खूबसूरत था। उसकी भौहें और आंखें बेहद आकर्षक थीं। वह बाई निंगबिन के बगल में खड़ा था, बिल्कुल किसी कॉलेज रोमांटिक ड्रामा की परफेक्ट जोड़ी जैसा। मैंने वह ताबीज यूं ही उठाकर दराज में रख दिया। तो असल में वह अब तक किसी शख्स का इंतजार कर रही थी। दोपहर की धूप धीरे धीरे खिसकने लगी। कमरे में धूप आनी बंद हुई तो तापमान भी गिरने लगा। मैंने सोते हुए फाचाई को उठाया और उसे गर्म रजाई में डाल दिया। उसके मोटे से पिछवाड़े को देखते हुए मैंने आह भरी। मैंने कहा, फाचाई, तुम्हारी असली माँ का पुराना प्यार वापस आ गया है। लगता है अब उसके पास तुम्हें देखने आने का भी वक्त नहीं होगा। म्याऊं। उसने बेपरवाही से अपना पंजा चाटा और अपनी गोल गोल आंखों से मुझे देखने लगी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उस मोटी बिल्ली के सिर को जोर जोर से सहला दिया। कल तुम्हारे लिए कुछ मीट वाले कैन ले आऊंगा। आगे चलकर अगर तुम्हारी असली माँ तुम्हें भी भूल जाए तो तुम अपने इस भाई को मत भूलना। कैन शब्द सुनते ही फाचाई तुरंत सतर्क हो गई। वह चापलूसी करते हुए मेरे पास आ गई और अपना सिर मेरी हथेली से रगड़ने लगी। उस दिन के बाद बाई निंगबिन ने सचमुच फिर कभी मेरे घर आकर बिल्ली को देखने की बात नहीं की और फाचाई ने भी मेरे बिस्तर को पूरी तरह अपना निजी इलाका मान लिया था। हर रात आधी रात को वह बड़े आराम से दरवाजा खोलती और सीधे मेरे बिस्तर पर आ जाती। सर्दियों की छुट्टियां इतनी बोरिंग हो गई थीं कि आखिरकार मेरे पास समय बिताने के लिए स्कूल का ऑनलाइन फोरम देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फोरम की सबसे चर्चित 10 पोस्टों में से 8 तो बाई निंगबिन और उसके उस पुराने प्यार बाईचुआन की गॉसिप से भरी थी। किसी ने पूरे यकीन से दावा किया कि उसने शहर के बीचों बीच स्थित एक शॉपिंग मॉल में उन दोनों को साथ देखा था। उसने बताया कि लड़का लंबा और बेहद हैंडसम था, जबकि लड़की शांत और बेहद खूबसूरत। दोनों साथ साथ चल रहे थे और उनकी जोड़ी इतनी परफेक्ट लग रही थी कि मानो वे असल जिंदगी के किसी स्वर्गीय प्रेमी जोड़े हों।